स्टूडेंट्स, लंग पैथोलॉजी में अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आ जाता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इट इज़ बेसिकली परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आती हैं, उसके डिस्टल पार्ट पे आपको ये इन्लार्जमेंट मिल रही होगी। और ये इन्लार्जमेंट किस वजह से हो रही होती है, ऐसी क्या रीज़न है कि वहाँ पे जो एल्विलर वॉल्स है ना, एल्विलर वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पहली बात आपने देख ली कि परमानेंट इन्लार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस, कहाँ पे डिस्टल टू दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, किसकी वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलर वॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे विदाउट सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस, कोई सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस आपको नहीं मिल रही होती। ये पहले 4 पॉइंट्स आपने देख लिए एम्फीसीमा की डेफिनेशन कि एम्फीसीमा किसको कहते हैं। अब एम्फीसीमा की टाइप्स आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन हम देखें तो एनाटॉमिकल बेसिस में इसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या, सेंट्री एसएनआर, पैन एसएनआर, डिस्टल एसएनआर, इर्रेगुलर एसएनआर आ जाता है। ठीक है, सेंट्री एसएनआर इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्री लोब्यूलर, इसको एसएनआर भी बोलोगे, इसको सेंट्री एसएनआर जो एम्फीसीमा है। इसके अंदर आपको क्या पैटर्न मिल रहा होगा, इसमें कौन कौन से लोब्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो आप याद रखो कि एसएनआर का जो सेंट्रल या जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इसके अंदर वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, सेंट्रल प्रॉक्सिमल पार्ट जो एसएनआर का सेंट्रल, क्योंकि नाम से ज़ाहिर हो रहा है सेंट्री है, तो ये सेंट्रल पार्ट को क्या कर रहा होगा, इन्वॉल्व कर रहा होगा, या प्रॉक्सिमल पार्ट को। ठीक है, अब सेंट्रल पार्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट में आपने एसएनआर पढ़ा था हमने पीछे कि एसएनआर किस तरह से बन रहा था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर वहाँ पे एल्विलर डक्ट्स आ रही थी, एल्विलर सैक्स आ रहे थे, एल्विलर सरफेस आ रही थी, ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट बनता है या सेंट्रल आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनता है। ठीक है, सेकेंडली ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद लंग्स का कौन सा लोब इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, लंग्स के जो लोब है वो आपका अपर लोब जो है वो इसके अंदर सिवियरली जो लीजन है वो आपको कॉमन मिल रही होती है अपर लोब के अंदर। और इसका कॉज याद रखना है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर जो है वो हो जाता है। सेकंड आपके पास जो आ जाता है वो पैन एसएनआर है। ठीक है, पैन एसएनआर के अंदर भी जो है वो हमारे पास एम्फीसीमा में जो एसएनआर है वो यूजुअली आपको इनलार्ज मिलेगा और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की लेवल से मिल रहा होगा, यानी इसमें एल्विलर डक्ट्स भी आ रही होंगी, स्पेसेस भी इक्वली इन्वॉल्व हो रही होंगी। पैन का मतलब होता है कि ऑल टू ऑल। ठीक है, यानी आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी आ रही हैं, एल्विलर डक्ट्स भी आ रही हैं, स्पेसेस भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कॉमन है लोअर लोब में, सेंट्री अपर लोब में कॉमन था, पैन एसएनआर लोअर लोब में कॉमन है। और इसके कॉज के जेनेटिकली इसका एक कॉज है जिसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इन्वॉल्व होता है, यानी जिन पेशेंट्स में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी उन पेशेंट्स में पैन एसएनआर कॉमन है, या उन लोगों में पैन एसएनआर हो सकता है। ठीक है, इसका ये कॉज है जेनेटिकली, और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग क्या करती है आपको पता है, प्रोटियोसिस प्रोड्यूस कर रही होती है। तो अब अल्फ़ा एंटी जो हम ट्रिप्सिन की बात करें, अगर किसी में बंदे में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट नहीं है तो अगर वो स्मोकिंग करेगा तो वो प्रोटीएजेस प्रोड्यूस करेगा, और उस प्रोटीएजेस को नॉर्मली वो प्रोटीएजेस हमारी बॉडी में मौजूद अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन बैलेंस कर देते हैं। मगर अब पेशेंट में क्या है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, जेनेटिकली डेफिशिएंसी है, तो वो बैलेंस नहीं होंगे और वो क्या कॉज कर देगा, वो डैमेज कॉज कर देगा, वो आपके पास यहाँ पे एम्फीसीमा कॉज करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसको हम पैन एसएनआर कह रहे हैं। अब डिस्टल एसएनआर में आपको इसको हम पैरासेप्टल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डिस्टल सेगमेंट्स आ जाते हैं, लोअर लोब्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉमनली कहाँ कहाँ पे आपके पास आ रहा होता है, प्लूरा में। ठीक है, लोबुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिलते हैं, लोब्यूल्स के अराउंड हमें मिल रहा होता है। और वो एरियाज़ जहाँ पे स्कारिंग या फाइब्रोसिस हुई हुई है या वहाँ पे एटीलेक्टिस हो चुका हो। ठीक है, अगर उस एरिया पे कहाँ पे कॉमन होगा, अगर उस वहाँ पे कि अगर वहाँ पे पहले स्कारिंग हुई हुई हो, कोई फाइब्रोसिस हो रह चुका हो, एटीलेक्टिस हो चुका हो या पहले से हो रह चुका हो, तो वहाँ पे आपके पास पैरासेप्टल एम्फीसीमा या डिस्टल एसएनआर एम्फीसीमा हो सकता है। ठीक है, कॉमन इन जगहों पे। अब आपको इसमें फाइंडिंग क्या मिलती है, सिस्ट मिलती है इसमें बेसिकली, और वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग बुला कहते हैं। इसका कॉज एज सच इडियोपैथिक है।
अभी तक नहीं पता कि असल रीज़न क्या है, अननोन है, हमें नहीं पता। ये किन केसेस में ज़्यादातर उन पेशेंट्स में मिलता है जिनको न्यूमोथोरैक्स होता है, ठीक है। अगर एयर विद इन द थोरैक्स रे यंग अडल्ट्स में न्यूमोथोरैक्स के अंदर न्यूमोथोरैक्स अगर उनको हो तो उन पेशेंट्स में आपको डिस्टल एसएनआर मिल सकता है। फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है इर्रेगुलर एसएनआर। इर्रेगुलर डिस्टली भी हो सकता है, प्रॉक्सिमल, क्योंकि इर्रेगुलर आपको नाम से ही पता चल रहा है इर्रेगुलरली चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। कोई पार्ट डिस्टल का भी हो सकता है, कुछ प्रॉक्सिमल के पार्ट को कर लेगा। ये भी जो है वो आपके पास एसोसिएट होता है स्कारिंग के साथ, और अगर हील्ड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें पेशेंट्स को ना सिम्टम्स सच नहीं आ रहे होते, क्लिनिकली आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। और ये मोस्ट कॉमन जो एम्फीसीमा की फॉर्म है डैट इज़ इर्रेगुलर एसएनआर, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैथोजेनेसिस कि कैसे हो रहा होता है। इसमें इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है पैथोजेनेसिस में कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या एयर पोल्यूटेंट स्मोकिंग की वजह से वो क्या करते हैं, एयर इरिटेट करते हैं आपकी एयरवेज को, ठीक है। जब एयरवेज इरिटेट होती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। साइटोकाइंस, कीमोकाइंस रिस्पिरेटरी डैमेज कॉज करेंगे, एल्वुलर लेवल पे वहाँ पे जो है वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा कि वहाँ से जब इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बन रही होती हैं। आपको पता है ना कि जो आपका एल्वुलर वॉल है वो डैमेज करना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि आगे इन्फ्लेमेशन जब होती है तो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ क्या कर देती हैं, उनको बैलेंस्ड कर दिया जाता है। आपको पता है ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बनती हैं, रॉस्ट इनको कहा जाता है, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बैलेंस्ड कर देता है। बट अगर आप डेली स्मोकिंग करोगे, डेली इरिटेशन होगी, तो वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और अब जाहिर सी बात है बॉडी एक लिमिट तक उसको मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स काम करेंगे, एक लिमिट तक उसको कंट्रोल कर सकती है ना। रोज़ स्मोकिंग करोगे, रोज़ इरिटेशन होगी, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, अपोप्टोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और एल्वुलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पता है जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बनेंगी, नॉर्मली उनको एंटीऑक्सीडेंट्स आके बैलेंस्ड कर देते हैं। बट रोज़ाना इरिटेशन होने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वहाँ पे सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी, अपोप्टोसिस जिसको आप लोग कहते हो, और वहाँ पे एल्वुलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट अब देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, प्रोटीएजेस। जबकि हमने देखा कि उसको बैलेंस करने के लिए अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन होते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट डेफिशिएंट है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिकली उसके अंदर अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है, तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोटीएजेस ज़्यादा हो जाएंगे, वो एल्वुलर वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे और एम्फीसीमा कॉज कर देंगे। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन भी इस चीज़ को वर्सन कर देती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ की वजह से हो रहा है, सेकेंडली डिस्ट्रॉय किस वजह से हो रहा है, जेनेटिक जो आपके पास रीज़न आ जाता है वो अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन कम होने की वजह से, थर्ड आपका इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेशन, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने आपको बस समझा दिया कि क्या क्या प्रोसेस है। अब इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स में सबसे पहले क्या है कि हमें पता है ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन 8, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स, ये आपके कीमोअट्रैक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आपके जितने इन्फ्लेमेटरी जो 4 इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रोफिल आ जाता है, मैक्रोफेजेस, CD4, CD8, इनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो आपका स्टार्ट होता है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, आपके वॉल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर देनी है, और सेकेंडली इसके अंदर आपको कोई ईओसिनोफिल्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है। ये थोड़ा हमने डिटेल में देख लिया कि इन्फॉर्मेशन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो क्या करें। सेकंड हमने प्रोटीएजेस इम्बैलेंस को देखा कि प्रोटीएजेस हमारे पास रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। उनको बैलेंस करने के लिए इन्फ्लेमेटरी सेल से प्रोटीएजेस रिलीज़ होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है। जब भी अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या है कि आपके पास जो है वो बैलेंस क्या होगा, प्रोटीएजेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और वो इसी तरह डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा। ये 1% पेशेंट्स में जो है वो इस वजह से एम्फीसीमा कॉज हो रहा होता है। तीसरा आपके वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं,
रॉस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स उनको बैलेंस नहीं करें, आप रोज़ाना के तो लेवल पे जो है वो स्मोकिंग कर रहे हो, इरिटेशन हो रही है, एयरवेज इरिटेट हो रही हैं, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वो एल्वुलर डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा। अब ये चीज़ आपने याद रखनी कि जो एंटीट्रिप्सिन A1 है ना, वो कौन सी उस पर जीन पे प्रेजेंट होती है, प्रोटीएस इनहिबिटर जीन, जो क्रोमोसोम 14 के ऊपर लोकेट करती है। प्रोटीएस इनहिबिटर जीन क्यों कहा गया, क्योंकि ये प्रोटीएस को इनहिबिट कर रही होती है। तो जिन पेशेंट्स में या जिन लोगों में अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा तो वो प्रोटीएस को इनहिबिट नहीं करेगी, और प्रोटीएस इन्फ्लेमेटरी सेल से रिलीज़ हो रहा है और वो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी आपको क्यूरीज़ हों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।